जब कोई एनर्जी एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो उसकी पावर इलेक्ट्रिक पावर। पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका 9 से ही शुरू हो जाता था। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी कंज्यूम। W हमेशा E के इक्वल होता है और W किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को। और E किसको करता है? एनर्जी कंज्यूम। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस काम करने में आपको एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहां से मिलती है? फूड के सोर्सेज से, खाने से मिलती है। खाने से आपको एनर्जी मिलती है और एनर्जी की वजह से आप कोई भी काम कर पाते हैं। तो यहां पे यही सिखाया गया है कि जब कोई भी अप्लायंसेस को आप कितनी भी देर रन करेंगे तो वो काम करता है और काम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहां से मिलती है? कोल के जलाने से। हाइड्रो पावर स्टेशन में कहां से मिलती है? फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी पानी किसको हिट करता है? टरबाइन को। तो टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है। और जब टरबाइन रोटेट होता है तो टरबाइन के साथ ही जनरेटर लगा हुआ होता है और जनरेटर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिशन टावर के थ्रू आपके घर में आती है। वायर जो होती है, ट्रांसमिशन वायर होती है स्टेशन से, और यहां पे आपके अप्लायंसेस उस एनर्जी को यूज करते हैं। फैन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया, आपको हवा दी। एसी ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया, आपको कूलिंग दी। तो हर बल्ब ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया, आपको लाइट दी। तो यहां पे ये बताना चाह रहा है कि ये सारी की सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो यहां पे टर्म आ गया इलेक्ट्रिक पावर। और पावर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो मैंने बोला यहां पे, तो वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जब कभी भी वर्ड रेट लग जाए, क्या आ जाए? रेट। रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम आएगा। क्या आएगा? अपॉन में टाइम आएगा। समझे मेरी बात या नहीं समझे? और जब अपॉन में टाइम आएगा बेटा, तो फॉर्मूला क्या हो गया? पावर का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो देखो, खुद ही देखो, फॉर्मूले ने बोला है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का रेट। इसका मतलब कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ा और उसने 32 पेज भर दिए, तो 1 घंटे में उसने कितना पेज भरे? 4। तो हमने क्या किया? टोटल वर्क डन को टाइम टेकन आवर से डिवाइड कर दिया, तो पर आवर का मुझे वर्क डन मिल गया। पर आवर क्या होता है? यूनिट टाइम होता है। यूनिट से मैं कंपैरिजन कर लेता हूं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट था, किसने ज्यादा एनर्जी यूज करी, कम काम किया, किसने कम एनर्जी यूज करी, ज्यादा काम किया। वो यूनिट टाइम में हो जाता है, इसलिए बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब अपॉन में टाइम आएगा, और टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, और आवर हो सकता है। क्लियर? तो यहां पे आता है इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम को करने में एनर्जी कंज्यूम होगी ही। और जो एनर्जी कंज्यूम होती है, मेरी बात समझियो, जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसी की वजह से आप कोई भी काम कर पाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू वर्क डन होता है। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। ठीक है? अब देखिए, P पावर, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? V क्या था? W अपॉन Q। तो W की वैल्यू कितनी हो गई? V इंटू Q। तो ये लीजिए, तो V इंटू Q और अपॉन में T। तो P इक्वल टू कितना हो गया? V इंटू Q बाय T। तो P इक्वल टू कितना हो गया? V I। समझे या नहीं समझे? अब इसके बाद देखो, पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और W को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। और आप अच्छी तरह से जानते हैं I का फॉर्मूला क्या होता है?
करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, सॉरी चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, तो क्यू अपॉन टी, तो टी को कहां लिख दिया मैंने, क्यू के अपॉन में, और क्यू अपॉन टी क्या होता है मेरा, आई होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, V इंटू आई, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लियर, आगे बात समझ में, पावर निकल आई। अब इसी फॉर्मूले को फिर वापस जाते हैं, इसी फॉर्मूले को, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, बना दिया ना मैंने, कैसे बनाइए, तो पावर के एक फॉर्मूले नहीं होते अगर पावर आपको निकालना है, तो पावर के इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं। ये एक और देखो, V इक्वल टू V, और इसको हम क्या लिख सकते थे, सॉरी V को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I इंटू आर इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू आर। ये लो, P इक्वल टू V इंटू आई को क्या लिख दूं, V अपॉन आर, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। तीसरा जो फॉर्मूला बनाया है मैंने, तीसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर, यस ठीक है, समझ गया। अब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है अपनी, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब जो भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा ना, आप रेजिस्टेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते ना। अगर एक बल्ब है और उसका रेजिस्टेंस अगर 12 ओम है, तो आप किसी भी सोर्स पे रन कीजिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते, 12 ओम ही रहेगा। वैसे क्या होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, अगर किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी पावर कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, दो, एक हाई रेटिंग अप्लायंस है और एक लो रेटिंग अप्लायंस है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, हाई रेटिंग की, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, एक आपके पास है 100 वॉट का बल्ब और एक आपके पास है 60 वॉट का बल्ब, तो पूछ लेता है कि किसकी पावर ज्यादा है, या सॉरी किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, या कौन ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, तो वो उसमें क्वेश्चन आएगा। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, और वॉट हम दो यूनिट में मेजर करते हैं, वॉट एंड किलोवॉट। 1 किलोवॉट कितना होता है, 1000 वॉट, वही किलोग्राम वाला कॉन्सेप्ट। कोई डाउट यहां तक नहीं, 1 वॉट की डेफिनेशन आ गई। अच्छा एक बात बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो इसका मतलब जब कोई अप्लायंसेज 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर 1 वॉट होगी। सिंपल सा लॉजिक था। 1 watt is a power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। इससे लगाया तो दोनों 1 1 कर दो, मतलब जब कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, तो उस अप्लायंसेस या उस कंडक्टर की जो पावर होगी वो 1 वॉट होगी। क्लियर, अब यहां पे देख लीजिए सम अदर, ये दोनों यूनिट भी बता दी मैंने, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ हाई पावर डिवाइसेस इज स्मॉलर। तो जो हाई पावर डिवाइसेस होती हैं, जैसे एसी, एसी की पावर कितनी होती है, 1950 वॉट, अप्रोक्सीमेट 2000 वॉट। अब जब 2000 वॉट पावर है तो इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अब बताइए, ये बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है या एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो बल्ब उतनी एनर्जी कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी पावर कम है। पावर कम कब होती है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से करंट कम फ्लो होगा। याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो जितना ज्यादा अपोज करेगा चार्ज का, जो जितना ज्यादा अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज का थ्रू इट, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा, और करंट फ्लो कम होगा तो पावर भी कम होगी। ये था इसका लॉजिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी अब यहीं से बन गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। फॉर्मूला कहां से बना, याद कीजिए, पावर का फॉर्मूला क्या था, क्वाइस वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, डब्ल्यू का फॉर्मूला P इंटू टी, ये लीजिए, और ये हो गया डब्ल्यू ही ई होता है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, पावर इंटू टाइम। तो किसी अप्लायंसेस की अगर मुझे पावर पता है और उसका टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम तक हमने उसको ऑपरेट किया है, तो मैं उसकी क्या निकालूंगा, एनर्जी कंज्यूम।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस बच्चे को एनर्जी कंज्यूम निकालना आ गया उस बच्चे को यूनिट निकालना आ गया, और जिसको यूनिट निकालना आ गया उसको कमर्शियल यूनिट आ गया 1 kWh। 1 kWh 1 kWh का मतलब क्या हो गया, जब पावर ऑफ अप्लायंसेस क्या हो 1 किलोवाट और टाइम क्या हो 1 आवर, उसको 1 kWh बोलते हैं। ठीक है, 1 किलो, उसको हम बोलते हैं 1 kWh की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर कोई अप्लायंसेस मेरा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो मैं बोलता हूं उसने 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, यहाँ पे कोयला तो नहीं जलाया जा रहा होता, कोयला तो कहीं और जल रहा होता है थर्मल पावर स्टेशन में, लेकिन कोयला जो जलेगा तो क्या होगा, हीट निकलेगी, उस हीट से क्या होगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम क्या करेगी, रोटेट करेगी टरबाइन को, टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर के रोटेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में कंज्यूम की जाती है। तो 1 वॉट का मतलब है कि हमने इतना कोयला जला दिया जो कितनी हीट प्रोड्यूस करता, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कोई डाउट है तो बता दो, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं। आफ्टर दैट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम, ई हो गया पी इंटू टी, और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। फॉर्मूले में दो चीज क्या क्या आ रही है, पावर एंड टाइम। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस और फॉर विच टाइम इट इज ऑपरेटेड, कितनी देर के लिए आप उसको चला रहे हैं, ये 2 फैक्टर होते हैं और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल ही तो होगी भाई। एनर्जी की किसी भी फॉर्म की, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की, सबकी ऐसा यूनिट जूल होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे एनर्जी जूल लिख लो या वॉट आवर लिख लो, क्योंकि वॉट का मतलब होता है 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और यहाँ पे फिर आर को हम इसमें टाइम की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, सेकंड होती है, सेकंड से सेकंड कट गया, वॉट आर भी लिख सकते हैं आप। 1 वॉट आर, 1 वॉट आर का मतलब क्या हो गया, 1 वॉट आर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। तो जब 1 पावर को हम यूज करें 1 आवर्स के लिए तो उसको 1 वॉट आवर बोलते हैं। ये लीजिए 1 किलो वॉट, बड़ी यूनिट हो गई, 1000 वॉट को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है 1 किलो वॉट हो जाता है, कुछ भी और नहीं था। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, KWH। कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, KWH, और KWH का मतलब क्या है, स्मॉल के कैपिटल W इंटू एच। ये इसका मतलब है किलोवाट, और इसका मतलब हो गया बेटा आवर्स। तो जब पावर किलोवाट में हो और टाइम आवर्स में हो तो हम उसको किलोवाट आवर बोलते हैं, और किलोवाट आवर ही कहलाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल मैंने दे दिया आपको, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये मतलब होता है। कैलकुलेट कॉस्ट करनी है, कॉस्ट वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको एनर्जी कंज्यूम निकालना आता है। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू P इंटू टी। पावर किसमें चाहिए, किलोवाट में, टाइम किसमें चाहिए, आवर्स में। अब अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मेरे घर में 4 फैन और 6 ट्यूबलाइट है, 4 फैन, और हमने मान लिया फैन की जो पावर है, पावर ऑफ फैन वो 60 वॉट है, और पावर ऑफ जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो पावर है हमने मान ली 20 वॉट। इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 4 थी, और इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 6, और मैं इसको चला रहा हूं 6 घंटे और इसको चला रहा हूं मैं बल्ब को 10 घंटे, ऐसे मान लेते हैं। तो ये पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम निकाल दो जनवरी महीने की। अब कहोगे सर हमारे यहाँ तो फैन चलते ही नहीं जनवरी में, तो तुम्हारे यहाँ तो नहीं चलते हैं, कोस्टल एरियाज में तो चल रहे होंगे। गुजरात में इस टाइम सड़ी गर्मी पड़ रही होती है। हाँ गुजरात में, राजस्थान में तो ठंड पड़ रही होती है। ऐसा हुआ जनवरी में मेरे एक नोन की शादी थी गुजरात में। तो यहाँ तो हम जनवरी में आपको पता ही है कि ट्रैक सूट वगैरह, जैकेट, शर्ट सब निकले रहते हैं। हमने सोचा कि वहां भी गर्मी होगी, मौसम देखा नहीं हमने, काफी टाइम हो गया, तो बैग पैक करा। तो कुछ कपड़े मैंने वैसे नॉर्मल रख लिए थे रूटीन के, और कुछ सर्दियों के हिसाब से रख लिए थे। ट्रेन में बैठ के, ठंड हो रही थी भाई, रात को वो थे हम सफर। अब वहां पहुंचे, सुबह जैसे वहां ट्रेन पहुंची, गर्मी सी लगने लगी है। गर्मी क्यों लग रही है, तो वो देखा वहां तो सब शर्ट में घूम रहे हैं और हम ट्रैक सूट में।
हम ट्रैक सूट में, फिर वहां जाके देखा, वहां पे गए रूम वगैरह में गए तो वहां पे सब शर्ट में घूम रहे थे। फिर हमने भाई अपना ट्रैक सूट पैक करा, शर्टें टी शर्टें निकाली। तो इतना अंतर है इंडिया में। इंडिया में मतलब एक दिन में किसी भी पर्टिकुलर डे में आप करो तो कहीं बर्फ गिर रही होती है, कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं ठंड पड़ रही होती है और कहीं गर्मी चल रही होती है। तो मेरा यहां पे कहने का मतलब है कि मेरे एक फैन की पावर कितनी थी? 60 वॉट। कितने फैन थे? 4। बल्ब कितने थे? 6। एक बल्ब की पावर कितनी थी? 20 वॉट। फैन कितनी देर चला रहा था एक फैन को? 6 घंटे। और बल्ब कितनी देर चल रहे थे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एनर्जी कंज्यूम। पहले एक काम करते हैं, टोटल पावर ऑफ फैन। तो कितना हो गया? 60 इंटू 4 इक्वल टू 240। और 240 को किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से। 0.24 किलोवाट। अब इसमें क्या हुआ? अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आपको यूनिट निकालना होगा, और यूनिट जो होता है, यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम वाला फॉर्मूला। और एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? पावर इनटू टाइम। और पावर किसमें चाहिए मुझे? किलोवाट में। और टाइम किसमें चाहिए? आवर्स में चाहिए। तो अब एक बताओ, यहां पे पावर किसमें थी? वॉट में। कितने अप्लायंसेस थे? कितने फैंस थे? 4। तो मैंने 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया 240, और 240 को किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से। तो ये किसकी पावर आ गई? चारों फैन की। किसमें आ गई? वॉट में या किलोवाट में? किलोवाट में आ गई। अब देखो जी, एनर्जी कंज्यूम बाय फैन, तो क्या हो गया? P इंटू टी। तो P कितना था? 0.24 और इंटू 6। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14। ये लीजिए 1 kWh। कोई डाउट? अब क्या निकालना है मुझे? अभी तो मैंने फैन का निकाला है, अब तो बल्ब का निकालना है। पावर ऑफ बल्ब, तो टोटल पावर निकालनी है हमें। बल्ब कितने बल्ब थे? 6। तो 120 वॉट। 120 वॉट को किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से। तो 0.12। तो एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब कितना हो गया? 0.12 इंटू 10, तो 1.2 किलो वॉट। लीजिए, अब टोटल पावर, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी आ गई? 1.2 इंटू 1.44, तो कितना हो गया? 2.64 किलोवाट इक्वल टू 2.64 यूनिट्स। पर डे खर्चा कितना आ रहा है दोनों का? 2.64 यूनिट्स। कोई डाउट? फिर किसी को पूछना है? अगर एक ही अप्लायंसेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा है तो फैन कितने थे? 4 थे। एक फैन की पावर कितनी थी? 60 थी। तो 60 को 4 से इंटू किया तो मुझे टोटल पावर आ गई। और टोटल पावर को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से, तो किलोवाट आ गया। और टाइम ऑलरेडी आवर्स में था, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। पावर किसमें चाहिए? किलोवाट में। टाइम किसमें चाहिए? आवर्स में। फिर हमने बल्ब की पावर निकाली, एनर्जी कंज्यूम, दोनों को जोड़ दिया। ये डेली का आ गया। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो एनर्जी कंज्यूम इन मंथ ऑफ जनवरी। तो इसको हम किससे करेंगे? 2.64 इंटू 31। तो ये हो गया 2.64 और ये 31। तो ये 4, ये 6 और ये 2। और ये कितना हो गया? 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 18 19, कैरी 1, ये लीजिए 4 8 1 और ये 8। और डेसिमल कितने प्लेस? तो 81.84। ये आ गया भैया पूरे महीने का खर्चा, कि मीटर में कितनी यूनिट आई, मान लेते हैं। और अगर हर यूनिट की कॉस्ट होती है, सपोज करो इसकी एक यूनिट की कॉस्ट थी 4 रुपीज, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो मुझे क्या मिल गया? टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स।
Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. ये सीरीज में है बेटा, ये 1 ओम और ये 2 ओम। ये लीजिए, ये 1 ओम और ये 2 ओम, 6 ओम। मुझे इसकी पावर निकालनी है। आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और करंट सेम रहता है। तो इस केस में आर कितना होगा? 1 + 2 3 ओम। कोई प्रॉब्लम? तो आई कितना हो गया सर्किट में? V/R। तो बेटा 6/3 तो कितना हो गया? 2 एम्पियर। कोई डाउट? तो इसमें जो करंट जा रहा है ये I2, ये 2 एम्पियर का हो गया, और इसका जो R1 है वो कितना हो गया? 4। अगर मेरे पास I और R है तो भी मैं पावर निकाल सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, I² × R है ना। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2, और ये हो गया 4 × 2, तो कितना हो गया? 8 वॉट। कोई डाउट? वो पूरे सर्किट का था। When the resistors are connected in series, तो इसका मतलब क्या हो? टोटल रेजिस्टेंस था। टोटल रेजिस्टेंस से मुझे करंट ऑफ सर्किट मिला, और करंट ऑफ सर्किट मिलने से मुझे R2 में बहने वाला करंट भी मिल गया। R2 का, क्योंकि पावर किसकी पूछी थी क्वेश्चन में? एक केस में 2 रजिस्टर सीरीज में थे और एक केस में 2 रजिस्टर पैरेलल में थे, और मुझसे पूछ रहा था कि दोनों कॉम्बिनेशन में जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है उसकी पावर बता दीजिए। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। 4 वोल्ट बैटरी 1 ओम और 12 ओम और 2 ओम पैरेलल में ना बेटा ये, तो ये लो, ये 12 ओम और ये R1 और ये 2 ओम। R2 2 ओम। पावर का फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं तान्या? P = VI, P = V² और P = शायद इस केस में ये वाला लग सकता है। अगर रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना सर्किट का होता है, कि नहीं? हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होता है जितना सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस केस में सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था पॉल? तो बता, V1V कितना होगा? 4, और V2V कितना होगा? 4। और पावर किसकी निकालनी थी? 2 ओम रेजिस्टेंस की। तो इसके लिए मेरे पास R आ गया, मेरे पास V आ गया। क्या करना है? फॉर्मूले में तो पुट करना है। पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? 4 का स्क्वायर और अपॉन 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16/2 8। तो दोनों का सेम आ रहा है, तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। अब है किसी को डाउट तो मुझसे पूछ लीजिए। मुश्किल क्वेश्चन था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।